नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार 2 दिसंबर को दावा किया कि टीएमसी के 14 साल के शासन में राज्य में 2 करोड़ से अधिक नौकरियां बनाई गई हैं। उन्होंने 2011 से अब तक अपनी सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल ने मनरेगा, ग्रामीण आवास और गांव की सड़क निर्माण में लगातार 4 बार देश में पहला स्थान हासिल किया, जब केंद्र ने फंड नहीं रोक रखे थे। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र द्वारा बकाया न देने के बावजूद राज्य सरकार ने विकास कार्य जारी रखे। उन्होंने बताया कि 9 करोड़ लोगों के लिए खाद्य साथी योजना पर 1 लाख करोड़ और 7 करोड़ लोगों के लिए दुआरे राशन पर 1717 करोड़ खर्च किए गए। सीएम ने कहा कि पिछले 14 सालों में स्वास्थ्य बजट 6 गुना बढ़ाया गया है और 2.2 करोड़ महिलाओं को हर महीने लक्ष्मी भंडार से लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 99 लाख से अधिक परिवारों को पेयजल कनेक्शन भी मिला है। आगे एनडीए पर हमला करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव से पहले 10,000 बांटे गए और चुनाव खत्म होते ही बुलडोजर चला दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मेरिट के आधार पर एडमिशन का जोरदार बचाव किया। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत धर्म के आधार पर सीटें बांटना संभव नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेडिकल कॉलेज की मंजूरी नीट के आधार पर दी गई थी और नीट में सिर्फ मेरिट ही चयन का आधार है। अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि नीट के जरिए एडमिशन लेने वाले कुछ छात्रों को अब उनके धर्म के कारण निशाना बनाया जा रहा है, जो न कानून, न संविधान और न ही यूनिवर्सिटी की नीति के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म आधारित सीटें चाहता है तो उसे सरकार से मिलने वाली मुफ्त जमीन और ग्रांट लेना बंद करना होगा, तभी नियम बदले जा सकते हैं। वहीं जम्मू में एक पत्रकार का घर गिराए जाने पर उन्होंने कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे उन अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने यह कार्रवाई की है। पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच उनकी बहन उस्मा खानम को मंगलवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनसे मिलने की इजाजत दी गई। यह मुलाकात तब हुई जब पीटीआई समर्थक जेल के बाहर जमा हो गए और पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट व अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पीटीआई का आरोप है कि कई हफ्तों से परिवार और पार्टी नेताओं को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मुलाकात के बाद उस्मा खानम ने बताया कि इमरान खान की सेहत ठीक है, लेकिन उन पर मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से इमरान खान की मौत की अफवाहें तेज थी, क्योंकि उनकी बहनों को कोर्ट की इजाजत के बावजूद उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। उनके बेटे कासिम खान ने भी कहा था कि उनके पिता को 845 दिनों से हिरासत में रखा गया है और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें डेथ सेल में अकेले बंद किया गया है, जहां ना कोई फोन कॉल हुई और न ही परिवार से मुलाकात। वहीं जेल प्रशासन ने दावा किया है कि इमरान खान की सेहत अच्छी है और संभावित विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने अदियाला रोड पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और रावलपिंडी व इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। बिहार विधानसभा में आज वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने हाउस को बताया कि स्पीकर पद के लिए प्रेम कुमार अकेले उम्मीदवार थे। इसके बाद सदन में वॉइस वोट के जरिए उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। प्रेम कुमार ने हाल ही में गया टाउन सीट से लगातार 8वीं बार जीत हासिल की है, जो एक रिकॉर्ड है। परंपरा के अनुसार नए स्पीकर को कुर्सी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने साथ लेकर गए और उन्हें पद संभालने में सहयोग किया। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं। विटकॉफ मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पर उतरे। यहां वह रूस के मुख्य वार्ताकार किरिल दिमित्रिव से मिलेंगे। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के मुद्दे पर वार्ता के लिए विटकॉफ राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि ट्रंप के दामाद सेरेड कुशनर भी इस बातचीत में शामिल होंगे। यह मुलाकात यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच 2 दिनों की वार्ता के बाद हो रही है, जिसमें अमेरिका की 28 पॉइंट वाली शांति योजना को बेहतर बनाने पर बात हुई थी, जिसे रूस के लिए फायदेमंद माना जा रहा था। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने साफ कहा है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब पार्टी हाईकमान कहेगा। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब मीडिया ने उनसे पूछा कि शिव कुमार कब सीएम बनेंगे। दोनों नेता शिव कुमार के घर नाश्ते पर मिले ताकि विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे राजनीतिक अस्थिरता के आरोपों को शांत किया जा सके।
गौरतलब है कि सत्ता हस्तांतरण की चर्चा तब तेज होनी शुरू हुई जब कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल पूरे किए। शिव कुमार का दावा है कि 2023 चुनाव जीतने के बाद 5-6 नेताओं की मौजूदगी में यह तय हुआ था कि 2.5 साल बाद सिद्धरमैया पद छोड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस हाईकमान दुविधा में है, क्योंकि सिद्धरमैया का जनाधार मजबूत है, जबकि शिव कुमार पार्टी के साधन संपन्न और भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। वहीं सिद्धरमैया ने आज कहा कि कैबिनेट फेरबदल और भविष्य के फैसले राहुल गांधी और हाईकमान तय करेंगे। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वे भाई की तरह हैं और 2028 चुनाव तक साथ काम करते रहेंगे। नाश्ते की चर्चा भी सुर्खियों में रही। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि उनके घर हमने नॉनवेज नाश्ता किया, जबकि वे खुद शाकाहारी हैं। मेरे घर मैंने उन्हें शाकाहारी नाश्ता दिया, जबकि मैं नॉनवेज खाता हूं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिनों में विपक्ष और सरकार के बीच SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर संघर्ष जारी रहा। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा होगी और 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा कराई जाएगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि स्पीकर द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स मीटिंग बहुत फायदेमंद रही और हम सभी इस बात पर सहमत हुए कि सोमवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर एक खास चर्चा होगी। चर्चा दोपहर 12 बजे शुरू होगी और पूरे दिन चलेगी। इस बात पर भी सहमति बनी कि मंगलवार 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। जब हम चुनाव में सुधारों पर चर्चा करते हैं तो आप हमारे देश में चुनाव और उसके प्रोसेस से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा और बातचीत कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए चुनाव प्रोसेस बहुत जरूरी है, इसीलिए आखिरकार सभी चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं और सभी सदस्यों, खासकर विपक्षी पार्टियों से मेरी खास अपील है कि लिए गए फैसले में पूरा सहयोग करें। हम सभी हिस्सा लेंगे और चर्चा और बहस के दौरान बहुत अहम योगदान देकर संसदीय कार्यवाही को बेहतर बनाएंगे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को विवादित मोबाइल ऐप संचार साथी को लेकर विरोध और जासूसी के डर को कम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह एप्लीकेशन केवल साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए है और उपयोगकर्ता इसे डिलीट करने या एक्टिवेट न करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि उनके इस बयान और सरकार के आधिकारिक निर्देश के बीच विरोधाभास सामने आया है। मंत्री का बयान आने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने तुरंत बताया कि मंत्री का यह बयान उस सरकारी निर्देश का खंडन करता है जिसमें कहा गया है कि एप्लीकेशन को अक्षम यानी डिसेबल्ड या प्रतिबंधित यानी रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता। संचार मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के खंड के 7B का हवाला देते हुए सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने सवाल किया कि दोनों में से किसे सही माना जाना चाहिए, मंत्री के बयान को या आधिकारिक निर्देश को। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले हफ्ते मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं और इंपोर्ट करने वालों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए या आयात किए गए सभी नए मोबाइल हैंडसेट में 90 दिनों के भीतर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने वाला ऐप संचार साथी प्री इंस्टॉल हो। इस कदम ने बड़े पैमाने पर विरोध को जन्म दिया और कई लोगों ने संभावित सरकारी निगरानी और दुरुपयोग पर चिंता जताई। विपक्ष ने इसे सरकार द्वारा भारत को तानाशाही की ओर धकेलने का संकेत बताया और देश को वास्तविक तानाशाही में बदलने का आरोप लगाया। दूरसंचार टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2024 के तहत दिए गए निर्देश का खंड 7B कहता है, सुनिश्चित करें कि प्री इंस्टॉल किया गया संचार साथी एप्लीकेशन पहले इस्तेमाल या डिवाइस सेटअप के समय अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से दिखे और सुलभ हो। इसकी कार्य क्षमताओं को अक्षम यानी डिसेबल्ड या प्रतिबंधित न किया जाए। इस बीच डिजिटल अधिकार वकालत संगठन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने विरोधाभास बताते हुए मंत्री की टिप्पणियों का खंडन किया। कहा कि स्पष्टीकरण गलत है और आधिकारिक निर्देश स्पष्ट रूप से कहता है कि संचार साथी को अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। वहीं इंटरनेट स्वतंत्रता कार्यकर्ता और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ निखिल पहावा ने कहा कि मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि क्या निर्देश वापस ले लिया गया है या अभी भी प्रभावी है। उन्होंने ट्वीट किया कि संचार साथी पर सिंधिया के वीडियो या बयान को ट्वीट करने वाले न्यूज चैनलों से कृपया उनसे पूछें कि क्या निर्देश वापस लिया जा रहा है। निर्देश पॉइंट 7B देखे कहता है कि यह अनिवार्य है, अक्षम नहीं किया जा सकता। अभी तक कोई वापसी नहीं हुई है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक राजू पारुलकर ने इस पर ट्वीट किया कि यह स्पष्टीकरण गलत है। जब तक मोदी शासन एक नया निर्देश जारी नहीं करता तब तक इस निर्देश के पैरा 10 के अनुसार कुछ भी नहीं माना जा सकता। मंत्री के मौखिक बयान को लिखित पुष्टि की आवश्यकता होगी। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल कराने के निर्देशों पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऐप
अगर आप अपने मोबाइल में नहीं रखना चाहते हैं तो इसे हटा सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं। यह पूरी तरह ऑप्शनल है। ऐप को लेकर उठे विवाद के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो रजिस्टर मत करो और डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन देश में हर व्यक्ति को नहीं मालूम कि ये ऐप फ्रॉड से बचाने, चोरी से बचाने के लिए है। हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सिंधिया ने स्पष्ट किया कि अगर इस ऐप पर आप रजिस्टर करोगे तभी एक्टिव होगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। भारत सरकार के नए आदेश पर बढ़ते विवाद के बीच एप्पल ने संकेत दिया है कि वह अपने आईफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी प्रीलोड करने के आदेश का पालन नहीं करेगा। सरकार ने एप्पल, सैमसंग और Xiaomi जैसी कंपनियों से कहा है कि वे 90 दिनों के भीतर इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में अनिवार्य रूप से डालें और यह भी सुनिश्चित करें कि ऐप को डिलीट या डिसेबल ना किया जा सके। यह एप्लीकेशन चोरी हुए फोन को ट्रैक करने और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कदम सरकार को देश के 73 करोड़ स्मार्टफोन्स तक पहुंच देने वाला एक संभावित सर्विलांस टूल बन सकता है। विरोध बढ़ने के बाद टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी कि ऐप वॉलंटरी है और यूजर इसे कभी भी डिलीट कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार एप्पल का कहना है कि ऐसे आदेश दुनिया में कहीं भी लागू नहीं किए जाते और यह iOS की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए जोखिम पैदा करेगा। कंपनी ना तो कोर्ट जाएगी और ना ही पब्लिक विवाद करेगी, लेकिन सरकार को अपनी आपत्तियां बताएगी। मंगलवार 2 दिसंबर को रुपया इंट्राडे ट्रेड में पहली बार 90 प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को छू गया और बाद में फिसलकर 89.95 प्रोविजनल के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। यह गिरावट सट्टेबाजों की शॉर्ट कवरिंग, इंपोर्टर्स की डॉलर डिमांड, विदेशी फंड के आउटफ्लो और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता के कारण हुई। इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट में रुपया 89.70 पर खुला और 90 के रिकॉर्ड लो तक गिरा तो पिछले बंद भाव से 47 पैसे कम था। सोमवार को भी रुपया कमजोर होकर 89.53 पर बंद हुआ था। कोटक सिक्योरिटीज की अनिंद्य बनर्जी ने कहा कि 90 का स्तर बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है और आरबीआई को इसे बचाने के लिए एक्टिव रहना होगा। वहीं इक्विटी मार्केट भी दबाव में रहा। सेंसेक्स 503 अंक गिरा और निफ्टी 143 अंक नीचे बंद हुआ। विदेशी निवेशकों ने सोमवार को 1171 करोड़ की बिकावली की। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.